हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। पिछले वीडियो में हम पॉइंट नंबर 573 तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम 574 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो 574 नंबर पॉइंट स्टार्ट करने से पहले सभी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को बजाइए ताकि हर वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तब। 574 नंबर पॉइंट देखिए। In case of deep beam, shear deformation are more important when compared to flexural alone. डीप बीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डीप बीम में बताया गया है कि डीप बीम के केस में shear डिफॉर्मेशन आर मोर इम्पोर्टेंट। shear डिफॉर्मेशन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं when compared to flexural alone। जब हम के अकेले फ्लेक्सुरल बेंडिंग की बात कंपेयर करें when compared to flexural alone, तब जाके shear डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन केस ऑफ डीप बीम। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 575 क्या कहता है, इन पट एनालिसिस। पट एनालिसिस मतलब कि प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। पट की फुल फॉर्म क्या होगी, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक एनालिसिस के अंदर स्लैक टाइम, जो स्लैक टाइम होता है वो कैसा हो सकता है। तो इसने लिखा है कि स्लैक टाइम हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव से हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। स्लैक टाइम पॉजिटिव होगा, दैट इज एस इज ग्रेटर देन, मतलब स्लैग होता है ये, एस इज ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव होगा, दैट इज एस इज लेस देन जीरो। और जीरो होगा, दैट इज एस बराबर जीरो होगा। तो पट एनालिसिस के अंदर जो सिलेक्ट टाइम आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इफ एस इज ग्रेटर देन जेड, इफ एस इज ग्रेटर देन जीरो, एफ इज देन एस इज लेस देन जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। 576 नंबर पॉइंट है, सिलेक्ट टाइम इन पट एनालिसिस। सिलेक्ट टाइम इन पट एनालिसिस, पट एनालिसिस में सिलेक्ट टाइम इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट्स। सिलेक्ट टाइम इन पट एनालिसिस क्या होता है, इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट। क्रिटिकल इवेंट के लिए सिलेक्ट टाइम क्या होगा, कम। क्रिटिकल इवेंट के लिए सिलेक्ट टाइम की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट, क्रिटिकल इवेंट के लिए हमेशा सिलेक्ट टाइम की वैल्यू क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी इन पट एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 577, बोल्टेड कनेक्शन अलाउ ग्रेटर स्लिप बिटवीन 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 कंपोनेंट देन रिवेटेड कनेक्शन। बोल्ट कनेक्शन और रिवेट कनेक्शन में एक डिफरेंस बताया है कि बोल्टेड कनेक्शन में ज़्यादातर स्लिप होता है, कंपोनेंट के बीच में स्लिप ज़्यादा होती है कंपेयर देन रिवेट के बीच में। क्योंकि अपन जब भी देखते हैं तो बोल्ट को हम तो परमानेंट फास्टिंग नहीं बोलते हैं, टेम्पररी फास्टिंग ही बोलते हैं। फास्टिंग मतलब बोल्टेड कनेक्शन इज द टेम्पररी फास्टिंग एंड रिवेटेड कनेक्शन इज द परमानेंट फास्टिंग, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो इसीलिए बोल्टेड कनेक्शन के जब दो कंपोनेंट के बीच में जब बोल्टिंग कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे स्लिपेज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मतलब स्लिप ज़्यादा हो सकती है कंपेयर देन रिवेटेड कनेक्शन के। तो ये आपको याद रखना है। 578 नंबर पॉइंट, द टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। शेयर में फेलियर होता है, बियर में फेलियर होता है, टीयरिंग में फेलियर होता है। तो यहाँ हम टीयरिंग ऑफ फेलियर ऑफ प्लेट की बात कर रहे हैं। द टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट में अकर्स व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इज लेस देन ऑफ रिवेट। टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट जब होते हैं, जब जनरेट होते हैं, तब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होगी, आपकी कम होगी कंपेयर देन रिवेट के। टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट तब होगी जब आपकी प्लेट की स्ट्रेंथ क्या होगी, रिवेट से कम होगी। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 579 पॉइंट्स। 579 पॉइंट्स क्या कहता है, 579 पॉइंट्स में आपका है, इन इलास्टिक थ्योरी द रिविट आर अज्यूम टू कैरी इक्वल फोर्स, और इन प्लास्टिक थ्योरी आल्सो एट फेलियर ऑल द रिविट कैरी इक्वल फोर्स। दोनों में यही बताया गया है कि इन इलास्टिक थ्योरी द रिविट आर अज्यूम टू बी कैरी इक्वल फोर्स। इलास्टिक थ्योरी के अंदर सारी की सारी रिविट क्या करती हैं, इक्वल फोर्स कैरी करती है और उसी पे फेल हो जाती है। उसी पर इन प्लास्टिक थ्योरी आल्सो एट फेलियर, प्लास्टिक थ्योरी के अंदर भी सारे रिविट इक्वल फोर्स कैरी करने के बाद फेल होती हैं। तो इन इलास्टिक थ्योरी एंड प्लास्टिक थ्योरी ऐसा कह सकते हैं, इट इट मीन्स से दैट इन इलास्टिक थ्योरी एंड प्लास्टिक थ्योरी द फेलियर ऑफ रिविट कैरी इक्वल फोर्सेज, ऑल रिविट कैरी इक्वल फोर्सेज एंड फेलियर ऑफ रिविट, मतलब इक्वल फोर्स कैरी करने के बाद सारी रिविट क्या फेल हो जाती है, इलास्टिक थ्योरी और प्लास्टिक थ्योरी दोनों थ्योरी के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है 580 नंबर पॉइंट है, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर सिलेंडरनेस रेशियो को जी सिलेंडरनेस रेशियो का बराबर होगा के एल अपॉन आर। तो यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, एल आपका लेंथ ऑफ मेंबर है, और के की वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन द सपोर्ट्स एंड कंडीशन। की एंड कंडीशन क्या है आपकी, कि बोथ एंड फिक्स है, बोथ एंड हिंज है,
उस पर डिपेंड करती है। के डिपेंड करता है आपका सपोर्ट एंड कंडीशन में। बोथ एंड फिक्स होगा तो के की वैल्यू अलग, बोथ एंड हिंज की अलग है तो बोथ वन फिक्स वन हिंज वन फिक्स वन फ्री के लिए के की वैल्यू डिफरेंट डिपेंड होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 581। लेसिंग आर नॉर्मली लॉन्गर देन द बैटन्स। लेसिंग हमेशा बैटन से क्या होती है, नॉर्मली लंबी होती है। लेसिंग आर नॉर्मली लॉन्गर देन द बैटन्स, ये आपको याद रखना है। लेसिंग आर नॉर्मली लॉन्गर देन द बैटन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 582। मशीन्ड कॉलम, जो मशीन्ड कॉलम होते हैं नीड, मशीन कॉलम का आवश्यकता होती है, नीड स्प्लाइसेस टू बी डिजाइन फॉर एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मशीन कॉलम नीड स्प्लाइसेस, मशीन कॉलम को स्प्लाइसेस की आवश्यकता होती है टू बी डिजाइन करने के लिए, फॉर एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डिजाइन करने के लिए। मशीन कॉलम के लिए, मशीन कॉलम में जो एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए उसमें स्प्लाइसेस की आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना है कि जो मशीन कॉलम नहीं होते उनमें तो स्प्लाइसेस की आवश्यकता नहीं होती तो डिजाइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स के लिए, लेकिन बट मशीन कॉलम के अंदर स्प्लाइसेस की नीड होती है बिकॉज डिजाइन फॉर एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। लिखा भी हुआ है मशीन कॉलम नीड स्प्लाइसेस टू बी डिजाइन फॉर एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। 583 नंबर पॉइंट देखिए, रिलेशंस हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जो ई जी के और म्यू में जो रिलेशन होते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 2 रिलेशन ही लिखे हैं। ऐसे तो 4 रिलेशन हैं ये, लेकिन हमने 2 लिखे हैं अभी, 2 आगे कभी बताएंगे। ई बराबर 3 के 1 - 2 म्यू और ई बराबर 2g 1 + म्यू। म्यू इज द पॉइजन रेशियो, के इज द बल्क मॉडुलस, जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड ई इज द मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 584। IS 3370 3370 कोड है जो किस काम आता है। ये जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि IS 3370 किस किस काम में आता है। कोड जो IS 3370, तो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए IS 3370 काम में आता है। 1-2 एग्जाम तो मैंने देखे हैं उनमें आया हुआ है ये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 585। 585 में लिखा है डैक ब्रिज, ठीक है। डैक ब्रिज हैव द मेन डिसएडवांटेज दैट, डैक ब्रिज की मेन डिसएडवांटेज क्या है। तो डैक ब्रिज की मेन डिसएडवांटेज है कि द रोड लेवल हैज़ टू बी वेरी हाई। द डैक ब्रिज हैज़ द मेन डिसएडवांटेज दैट द रोड लेवल हैज़ टू बी वेरी हाई। ये आपको याद रखना है। डैक ब्रिज की एक ही मेन डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे रोड लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। 586 नंबर पॉइंट, श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब। कंक्रीट स्लैब के अंदर श्रिंकेज होता है तो क्या करता है, कॉज टेंशन क्रैक। श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट स्लैब के अंदर श्रिंकेज ज़्यादा होगा मतलब कि आपका टेंशन क्रैक जनरेट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट 587, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मूवमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन अलाउ। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ 587 पॉइंट है, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मूवमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन अलाउ इन आरसीसी बीम। आरसीसी बीम के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मूवमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 30%। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, इसको आपको याद रखना है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मूवमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन अलाउ इन आरसीसी बीम कितना, 30%। 588 नंबर पॉइंट है, टोटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी। तो टोटल कमी कैसे निकालेंगे, यदि इनिशियल कॉस्ट में से हम सेल्वेज वैल्यू घटा देंगे। 2 प्रकार की वैल्यूज होती हैं आपकी, स्क्रैप वैल्यू होती है और सेल्वेज वैल्यू होती है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट में से जब सेल्वेज वैल्यू घटती है तब आपका क्या आता है, टोटल डेप्रिसिएशन आता है, कितनी कमी हुई। तो आपको टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ से मिल जाएगा, आपको याद रखना है। ये क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन में भी आता है, ठीक है, उसमें से ये लिया है वो सब्जेक्ट से। नेक्स्ट 589 पॉइंट है परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी चीज़ की, तो परचेज वैल्यू डिफाइन करेंगे डेप्रिसिएशन चार्जेस प्लस में स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू में से डेप्रिसिएशन चार्ज को ऐड कर देंगे तो आपको परचेज वैल्यू वहाँ से पता लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है 590 बिड प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। बिड प्राइस बराबर होता है बेस कॉस्ट प्लस में मेकअप अमाउंट। बेस कॉस्ट में मेकअप अमाउंट को जोड़ेंगे तब आपको बिड है, जो टेंडर है, उसकी प्राइस आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो मार्कअप अमाउंट जो मैंने लिखा है, ये वाला मार्कअप अमाउंट है। जैसे मार्कअप कॉस्ट को क्या लिखते हैं, तो मार्कअप कॉस्ट बराबर होगा प्रॉफिट प्लस में कॉन्टीजेंसी प्लस में जनरल ओवरहेड प्लस में अलावेंस फॉर रिस्क को ऐड करेंगे तो मार्कअप कॉस्ट आ जाएगा, और मार्कअप कॉस्ट में बेस कॉस्ट ऐड करने से बिड प्राइस आ जाएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है 591 पॉइंट कहता है फॉर एक्सकवेशन ऑफ रॉक द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट्स। फॉर एक्सकवेशन ऑफ रॉक द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट कौन सा होगा, रॉक का एक्सकवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट है हॉय। तो HOE होता है हॉय। तो फॉर एक्सकवेशन, ये भी एक इक्विपमेंट्स का नाम है जो रॉक का एक्सकवेशन करता है। तो फॉर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फॉर एक्सकवेशन ऑफ रॉक द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट्स क्या होगा, हॉय होगा, HOE। नेक्स्ट पॉइंट है 592, एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाइफ कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज। किसी भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की लाइफ 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन कौन से 3 तरीके होते हैं, तो फिजिकल लाइफ से, प्रॉफिट लाइफ से और इकोनॉमिक लाइफ से।
तो किसी भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की लाइफ को हम तीन वे से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है फिजिकल लाइफ, दूसरा है प्रॉफिट लाइफ और तीसरा है इकोनॉमिक लाइफ। फिजिकल लाइफ, प्रॉफिट लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ। ओके ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 592 पॉइंट्स तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 593 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को बजाना ना भूलिए, क्योंकि ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।